बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारे ऑप्शंस एंड बहुत सारा कन्फ्यूजन सब दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको 2024 में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। नमस्ते मित्रों, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल टेक कोर्स तनुजा। विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लैपटॉप चाहिए क्यों, यानी आपका पर्पस, और उससे भी पहले आपका बजट। क्योंकि अगर आप बहुत कम बजट बना कर बैठे और सोच रहे हो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आज के समय में मिनिमम बजट आपका 40,000 रुपये तो ज़रूर होना चाहिए। पर्पस की बात करें तो आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। पहली कैटेगरी आती है जिसमें आप वेब ब्राउजिंग, स्टडी, ट्रेडिंग के लिए, ऑफिस वर्क या बेसिक कोडिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो, जिसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्सिव लैपटॉप चाहिए, जिसकी स्पीड अच्छी हो, पावर एफिशिएंसी ज़्यादा हो। दूसरी कैटेगरी आती है गेमिंग, जिसमें आपको बहुत अच्छा जीपीयू चाहिए होता है। तीसरी कैटेगरी आती है क्रिएटिव, जिसके अंदर आते हैं वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर। इस कैटेगरी के अंदर हमें सीपीयू और जीपीयू दोनों का ही अच्छा कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो शुरुआत हमें करनी है सबसे पहले ब्रेन से, मेरा मतलब कंप्यूटर के ब्रेन से। मार्केट में 2 अलग अलग ब्रांड है, इंटेल और AMD, जिसको राइजन के नाम से जाना जाता है। इंटेल के अंदर आते हैं डिफरेंट वर्जन, जैसे कि i3, i5, i7, i9। i3 लो रेंज वाले लैपटॉप में पाया जाता है, i5 मिड रेंज, i7 हाई एंड और i9 टॉप नॉच लैपटॉप्स में पाया जाता है। इंटेल ने अपनी और एडवांस सीरीज भी लॉन्च कर दी है, इंटेल अल्ट्रा के नाम से, जो इंटेल कोर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम करना चाह रहे हो, तो आप इंटेल कोर के प्रोसेसर की तरफ जा सकते हो। और इसके अंदर आपको NPU भी मिल जाता है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। जनरली ये पहले सिर्फ एप्पल के लैपटॉप में ही पाया जाता था। तो अब सवाल ये उठता है कि i7 हाई एंड लैपटॉप में पाया जाता है, तो क्या i7 वाले लैपटॉप ज़्यादा बेटर होंगे i5 से? तो जवाब है ना भी और हाँ भी। मतलब ये कि बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, जैसे कि प्रोसेसर का जनरेशन। इसकी भी अलग अलग जनरेशन होती है, जैसे कि 11, 12, 13, 14। फिलहाल अभी लेटेस्ट जनरेशन चल रही है 14। ये है इंटेल कोर का प्रोसेसर। इसकी अगर लास्ट 2 डिजिट्स देखो तो यहाँ है 2 and 1, मतलब ये 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब जैसे ये राइजन का प्रोसेसर है, ये लास्ट डिजिट लिखा हुआ है 7, मतलब ये 7000 सीरीज़ का प्रोसेसर है। और अभी फ़िलहाल लेटेस्ट सीरीज़ जो है राइजन में, वो है 8000। दूसरे नंबर पे डिजिट आप देखो तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, मतलब ये Zen 4 आर्किटेक्चर पे बिल्ड है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो ये Zen 3 होता। और इसके लास्ट में है HX, मतलब ये हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। अगर आपको 13 जनरेशन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, वरना 12 जनरेशन से नीचे मत जाना। इसके बाद जो आगे हमें चीज़ें देखनी है वो है सफिक्स, जो ये दर्शाता है कि आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी होगी। जैसे यू सफिक्स से ये पता चलता है कि लो पावर कंजप्शन है, मतलब पावर एफिशिएंसी अच्छी होती है पर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस होते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर। H हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप होते हैं, HX उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन, और HS H से थोड़े से स्लाइटली लो। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो U या P कोई सभी सफिक्स का लैपटॉप ले सकते हो। उसके बाद प्रोसेसर के ही अंदर 2 चीज़ें आती हैं, पहली क्लॉक स्पीड और दूसरा कोर। क्लॉक स्पीड से ये पता चलता है कि आपके लैपटॉप की इंस्ट्रक्शन प्रोसेस पावर कितनी है, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी। इस स्पीड को मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज़ में। फॉर एग्जांपल 3.8 गीगाहर्ट्ज़ वाला लैपटॉप की स्पीड अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू 3.5 गीगाहर्ट्ज़। फर्स्ट कैटेगरी वाले लोगों के लिए 3.5 to 4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड बहुत है। इसी के अंदर दूसरी चीज़ है थ्रेड एंड कोर। कोर डिसाइड करता है आपके लैपटॉप की प्रोसेसिंग पावर को। जैसे किसी में क्वाड कोर होता है, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर। क्वाड मतलब 4, हेक्सा मतलब 6, ऑक्टा मतलब 8। जितना ज़्यादा कोर उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर। फर्स्ट कैटेगरी वाले लोगों के लिए हेक्सा कोर की परफॉर्मेंस भी बहुत है, और इसी को ही फर्दर डिवाइड किया जाता है थ्रेड में, थ्रेड 1 और थ्रेड 2। और इसका भी सेम फंडा है, जितना नंबर ज़्यादा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। अब स्क्रीन साइज़ की बात कर लेते हैं, तो स्क्रीन साइज़ मिनिमम 14 to 16 इंच होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रैवल भी करना है लैपटॉप को लेके तो लैपटॉप पोर्टेबल भी होना चाहिए, और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा ना हो। और क्योंकि हम वेट बहुत ज़्यादा नहीं देखते, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ड क्वालिटी उसकी बेकार हो। मेटल की बॉडी प्रेफर करनी है ओवर प्लास्टिक। स्क्रीन ब्राइटनेस 300 निट्स होना चाहिए। निट्स एक यूनिट होता है ब्राइटनेस को मेजर करने का, जो ये दर्शाता है कि आपके लैपटॉप की, मॉनिटर की, डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी होगी, ताकि आपकी आंखों में ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। इसके अलावा आप OLED स्क्रीन प्रेफर कर सकते हैं, ताकि कंटेंट वॉचिंग के समय पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड्स की। तो बेसिकली 2 तरीके के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, इंटीग्रेटेड एंड डेडिकेटेड।
सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर आप अपना रूम किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो वो इंटीग्रेटेड है, और अगर आपका रूम सिर्फ आप ही का है और कोई नहीं आता उसमें तो वो डेडिकेटेड है। फर्स्ट कैटेगरी में हमारा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से काम चल जाता है, डेडिकेटेड की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी, जो है इंटेल यूएसडी जो लो टू मिड रेंज वाले लैपटॉप में पाया जाता है। उसके बाद आता है आइरिस जी जो मिड रेंज वाले लैपटॉप्स में होता है, और अभी इसी का एक एडवांस वर्जन लॉन्च हुआ है जो इंटेल आर्क प्रो के नाम से जाना जाता है, जो इंटेल अल्ट्रा ने लॉन्च किया है। तो अगर आप एआई डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हो तो आप इंटेल आर्क प्रो ग्राफिक कार्ड की तरफ जा सकते हो। और इन्हीं बीच अगर आपको अपने लैपटॉप में गलती से इंटेल ईवो का धब्बा दिख जाए तो भाई चुपचाप आंख बंद करके वो लैपटॉप ले लेना। क्यों? क्योंकि इंटेल ईवो का सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लैपटॉप्स को मिलता है जिनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है, इंप्रूव्ड ग्राफिक परफॉर्मेंस होती है, वेब कैमरा बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में थे तो ये वीडियो आपके लिए यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं गेमिंग और क्रिएटिव कैटेगरी की। गेमिंग कैटेगरी वालों के लिए HX सर्फिक्स वाला लैपटॉप है, और क्रिएटिव कैटेगरी में हो तो HX। इसी के अंदर क्लॉक स्पीड पे अगर आप जाओ तो गेमिंग के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए 4 to 4.5 गीगाहर्ट्ज़, एंड क्रिएटिव कैटेगरी में हो तो 4.2 एंड अबव, और उससे ऊपर जितना मिल जाए उतना ले लो। गेमिंग के लिए मिनिमम 16 GB रैम होनी चाहिए, और अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो लाइक आफ्टर इफेक्ट्स या फोटोशॉप जैसे, तो कई बार 32 GB भी कम पड़ जाता है। पर अगर आपको 16 GB भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एम्प्टी स्लॉट्स, और इन फ्यूचर आप एक्सपैंड करवा सको ये स्कोप देख लेना। रैम के अंदर ही एक और टर्म आती है DDR5 और 4 करके। DDR5 की रीड एंड राइट स्पीड बहुत अच्छी होती है। जिस स्पीड के बारे में बात कर रही थी इस वीडियो में, वो स्पीड ये DDR5 ही डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आपको DDR4 में भी अच्छी डील मिल रही है, गो फॉर इट। अपने बजट में अगर आपको बेस्ट CPU ढूंढना है तो गूगल में टाइप करना है nanoreview.net Cinebench R23 स्कोर। यहाँ पर आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको कोर, थ्रेड, क्लॉक स्पीड सब मिल जाएगा। और इधर 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे बेसिकली, एक डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो आपको लैपटॉप वाला देखना है। अब जैसे ये Ryzen 9 प्रोसेसर का ये लैपटॉप है, इसका कोर है 16, थ्रेड है 32, क्लॉक स्पीड है 2.5 to 5.4 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। यहीं पर आपको मल्टी कोर स्कोर भी दिखेगा। तो बेसिकली मल्टी कोर स्कोर जिसका ज़्यादा होता है उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो अगर आपको इसी प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए तो यहाँ से इसको कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है और पीछे लिख देना लैपटॉप। तो ये वाला प्रोसेसर का लैपटॉप मार्केट में अभी किस प्राइसिंग में चल रहा है वो आपको अंदाज़ा पता चल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि बजट से बाहर जा रहा है तो उसी का ही थोड़ा सा लोअर नंबर, एक नंबर नीचे जाकर उसको कॉपी पेस्ट करके देख लो। अब बात कर लेते हैं GPU की। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड से काम नहीं चलेगा, हमें लगेगा डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। मार्केट में 2 ही ब्रांड है। तो अगर आपको RX नाम से दिखे तो समझ जाना कि AMD के ग्राफिक कार्ड है, और RTX, GTX, क्वाड्रो के नाम से मिले तो समझ जाना NVIDIA के ग्राफिक कार्ड है। NVIDIA के ग्राफिक कार्ड अगर आपको मिल सकता है तो उसी को चूज़ करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर DLSS और रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, विच विल बी हेल्पफुल इन रेंडरिंग और क्रिएटिंग लाइक 3D एंड रियल टाइम इमेज क्वालिटी। ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्राफिक कार्ड हमारे लिए अच्छा है? वेरी सिंपल, जितना बड़ा नंबर उतना अच्छी परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जांपल 3060 RTX ज़्यादा पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू 3050। अब अगर आपको GPU की भी परफॉर्मेंस चेक करनी है और अपने बजट में अच्छा GPU ढूंढना है तो ये भी आप चेक कर सकते हो। गूगल पे जाके टाइप करना है GPU benchmark list laptopmedia.com, और यहीं पे प्रोसेसर के साथ में आपको एक टर्म लिखी मिलेगी, एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ मिलेगा जो है W करके। W का मतलब होता है वॉटेज, जिसको हम TGP वैल्यू भी बोलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्जांपल सेम ही नंबर के अगर 2 ग्राफिक कार्ड हैं, एक है 75 वॉट के साथ और एक है 100 वॉट के साथ, तो 100 वॉट वाला ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा एज़ कम्पेयर टू 75 वॉट वाला ग्राफिक कार्ड। इसी का एक ड्रॉबैक भी है कि जो लैपटॉप जितनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसका उतना ही पावर कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, वो हीट भी उतनी ज़्यादा जल्दी होता है। तो स्क्रीन की अगर हम बात करें, गेमिंग के लिए हमें अच्छा रिफ्रेश रेट चाहिए होता है। गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ज़रूर होना चाहिए ताकि मोशन ब्लर कम हो और क्लियर इमेज प्रोड्यूस कर सके। और वहीं अगर क्रिएटिव फील्ड के लिए देख रहे हो तो कलर एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, कलर गम्यूट रेंज। इसकी भी 2 अलग अलग टर्म्स आपको मिलेंगे, NTSC एंड sRGB। ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है और इनका काम सिर्फ इतना होता है कि आपको जो एक्चुअल कलर है वही दिखाया जाए। फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे अगर वीडियो एडिट कर रहे हो तो अगर आपकी स्क्रीन पे वो कलर लाल दिखाई दे रहा है तो क्या किसी और की स्क्रीन पे वो पिंक दिख रहा है या वही कलर दिख रहा है उसको? इसलिए इनकी परसेंटेज वैल्यू का ध्यान रखना होता है। अगर आपको NTSC मिल रहा है तो 72% से नीचे मत जाना, और sRGB मिल रहा है तो अप्रॉक्स 100% होना चाहिए, पर 95% से नीचे मत जाना। क्रिएटिव कैटेगरी के लिए OLED स्क्रीन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो एक टाइम के बाद बर्न होने लग जाती है।
स्टोरेज की अगर बात करें तो SSD प्रेफर करना है ओवर HDD, क्योंकि SSD फास्टर होते हैं। 512 GB SSD होना चाहिए विद लेटेस्ट जनरेशन, लेकिन अगर 1-2 जनरेशन नीचे भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, अपग्रेडेबल हो विद Gen 4 सपोर्ट। लास्ट है पोर्ट्स। अपने लैपटॉप में ये चेक करना है कि कितने पोर्ट्स हैं, उसका वर्जन कौन सा है। मेक श्योर करना है कि 3.2 या 3.1 वर्जन तो ज़रूर हो। और अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है थंडरबोल्ट। सो थंडरबोल्ट को 2011 में मैक और इंटेल ने मिल के लॉन्च किया था, जो कि 40 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, और इसमें आप मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो और फास्ट चार्जिंग कर सकते हो एंड व्हाट नॉट। इन सब चीज़ों से आपको एक चीज़ है जो बिल्कुल नहीं समझनी है कि ऐसा नहीं है कि गेमिंग वाला लैपटॉप आप क्रिएटिव कैटेगरी में नहीं यूज़ कर सकते, या क्रिएटिव वाला लैपटॉप आप गेमिंग कैटेगरी में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि फ़र्क सिर्फ ओरिएंटेशन का है। गेमिंग में हमें GPU बहुत बढ़िया चाहिए और क्रिएटिव में पावरफुल CPU। कुछ कमी लगी हो तो ज़रूर बताना यार कमेंट सेक्शन में। और पूरे 2.5 दिन लग गए मुझे इस वीडियो को एडिट करने में, बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। बट एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एंड बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।